हेलो गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक होएंगे आप सब कुछ तो कुशल मंगल होएगा आप सबका। तो आप आज हम एंथ्रोपोलॉजी शुरू कर रहे हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी में हम आज से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हम एंथ्रोपोलॉजी बाय एम्बर एंड एम्बर। ओके। और पेरिग्रीन, ये तीन ऑथर्स हैं इस बुक के। इस बुक को हम एक्सक्लूसिव सीरीज पे ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं जिससे आपको नॉलेज मिलने वाली है। तो मैं आपके सामने समक्ष मैं इन बुक के ऊपर एक प्रॉपर सीरीज बनाऊंगा वीडियोस की फॉर्म में। तो आइए लेक्चर वन की शुरुआत करते हैं। ओके। तो इस बुक का नाम है एंथ्रोपोलॉजी एम्बर एंड एम्बर एंड पेरिग्रीन। ओके। इनके इनके पब्लिशर हैं पियर्सन। पियर्सन पब्लिश की बुक है, ठीक है। और ये 15th एडिशन है एंथ्रोपोलॉजी का। ओके। तो इसके ब्रीफ कंटेंट्स के बारे में देखते हैं। ओके। तो 26 चैप्टर्स इसमें दिए हुए हैं। हम वन बाय वन चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। ओके गाइस। तो आइए हम चैप्टर वन की शुरुआत करते हैं। चैप्टर वन, चलिए। तो बड़ी ही जबरदस्त बुक है ये, एम्बर एंड एम्बर की। ओके। तो एंथ्रोपोलॉजी है क्या बेसिकली? सबसे पहले चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर वन कहता है व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी। ओके। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हर चैप्टर्स के, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके। तो आप देखिए, बहुत सारी क्यूरियोसिटी लेके आता है, ये बता रहा है ये बुक में। और कह रहा है कि अब एंथ्रोपोलॉजी कहाँ से आया है? ग्रीक एंथ्रोपोस से आया है। एक ग्रीक वर्ड है एंथ्रोपोस, जिसका मतलब होता है मैन, मतलब हो सकता है इसको हम ह्यूमन भी कहते हैं। और एंथ्रोपोस और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, द स्टडी ऑफ मैन। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ये आंसर करता है, बहुत सारे। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी ये करता है जनरेट। ओके। तो किस तरह से हमारे पॉपुलेशन जो है रह रही है धरती पे, उनके कैसे फीचर्स वेरी करते हैं। अब देखिए बायोलॉजिकल फीचर्स। ओके। स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। अब स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी देखा जाए कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट पहले क्या मानते थे। ओके। को एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात अगर हम करें, ओके, तो anthropologists are generally thought of as individuals who travel to little, पढ़ते हैं लाइंस, कंटेंट रेफर करते हैं इस बुक का, who travel to little known corners of the world, एक्सोटिक पीपल की स्टडी करते हैं। ओके। और जहां फिर अर्थ के अंदर जो फॉसिल रिमेन्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। ओके। बहुत ज्यादा इसका स्कोप जो है ब्रॉडर है। ओके। तो ये हर वैरायटी ऑफ लोगों के साथ ये डील करती है, और ये हर पीरियड के लोगों के साथ भी ये अंडरस्टैंड करती है। तो अब यो है, ये एक ग्लोबल सब्जेक्ट बन गया हुआ है। ओके। तो ये सिविलाइजेशन की स्टडी करते थे, सिंपलर सोसाइटीज की स्टडी करते थे, कम्प्लेक्स सोसाइटीज की स्टडीज करते थे। ओके।
तो ये कोशिश करते हैं अपने आप को लोगों के बीच डालने की। ओके, जब अमेरिकन एजुकेटर्स जो थे उन्होंने डिस्कवर किया कि अमेरिकन जो अफ्रीका से माइग्रेट करके अमेरिका में सेटल हो गए हैं, वो मिल्क नहीं पीते हैं। पहले उन्होंने ये समझा कि शायद इनको नॉलेज नहीं है, पैसे नहीं है इनके पास। बट जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इन चीजों के बारे में स्टडी की, ओके, तो फ्रेश मिल्क जो है तो पीपल एंजाइम होता है लैक्टेस, जो कि लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है। ओके, तो उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, स्टोमक पेन हो जाएगी उनको, मिल्क इंटॉलरेंट है। पहले तो वो सोचते थे कि नहीं ये तो इनको क्यों नहीं खाते, ये गरीब हो गए, पैसे नहीं है इनके पास में। बाद में इनको समझ में आया कि ऐसा नहीं है, ये इनके इनके जो ये लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो इनको स्टमक की प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो आपको बड़े सारे लोगों में ये दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है होलिस्टिक स्टडी। अब ये होलिस्टिक अप्रोच है। क्या है होलिस्टिक अप्रोच? इट रेफर्स टू एन अप्रोच दैट स्टडीज मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ ए मल्टी-फेस्टेड सिस्टम। एक मल्टी-फेस्टेड सिस्टम होता है। ओके, मल्टी-फेस्टेड सिस्टम होता है। तो अब सिस्टम है, उसके बहुत सारे फेसेस हैं, तो उसको बहुत सारे एस्पेक्ट, किसी भी चीज की बहुत सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी कर लेना ही एंथ्रोपोलॉजी मानते हैं। ओके, अब देखा जाए एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, इसकी क्यूरियोसिटी है एंथ्रोपोलॉजी की, तो ये पॉपुलेशन को स्टडी करती है। ओके, क्यों कुछ लोगों में डार्क स्किन होती है, क्यों कुछ पॉलीगमी प्रैक्टिस करते हैं। ओके, कब फार्मिंग शुरू हुई, कहां पे शुरू हुई फार्मिंग, इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर वो ये इसलिए इसको ये किसकी बड़ी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। ओके, तो अब ऐसा क्यों है कि कुछ लोग लीडर्स होते हैं, वाई कुछ लोग होते ही लीडर्स हैं। ओके, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कुछ क्वालिटीज होती हैं, क्यों ऐसा है, इकोनॉमी की स्टडी करती हैं। ओके, तो कहाँ पे पैसे का लेन देन होता है, कहाँ पे बार्टर सिस्टम होता है, ऐसा क्यों है। Economics take a monetary system for granted and study how it operates. Anthropologists ask how frequently monetary systems occur, why they vary. Monetary systems अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग क्यों हैं, और क्यों ऐसा क्यों है कि कुछ सोसाइटीज के पास ही ये सिस्टम आया है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट इंडिविजुअल्स की भी स्टडी करती है। ओके, तो कईयों में एक ट्रेट होता है, जीन्स होता है। अब जीन्स का काम क्या होता है, ये सेगमेंट होता है डीएनए का, तो इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस ये कोड करता है, प्रोवाइड करता है कि ऑर्गन्स की फंक्शनिंग कैसे होगी। फिजिकल ट्रेट जिसको हम फिनोटाइपिक करेक्टरिस्टिक्स बीजे,
शो करता है। ओके, तो आप देखा जाए कि अब जहां पे पैस्टोरलिस्ट सोसाइटी होती है वहां के लोग दूध को बड़ी आसानी से पचा लेते हैं। ओके, तो अब वो सोसाइटी लार्ज भी पढ़ते हैं, स्मॉल सोसाइटी भी पढ़ते हैं, कम्युनिटीज की भी स्टडी करते हैं। ओके, तो अब देखा जाए कि ब्रॉडली अगर हम देखें तो एंथ्रोपोलॉजी की बात अगर हम करें, ओके, तो बेसिकली देखा जाए कि इसके जो ब्रांचेस हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है। ओके, डिफरेंट इसकी ब्रांचेस हैं। ओके, तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है। ओके, तो हम बायोलॉजिकल और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी हमारा सिलेबस भी कवर करता है और सिलेबस में मेंशन भी है ना। तो आप देखेंगे कि ये क्यों ऐसी सोसाइटी में कब फार्मिंग सिस्टम शुरू हुआ, कब से हंटिंग गैदरिंग शुरू की इंसान ने, क्यों मॉनेटरी सिस्टम वेरी करता है, क्यों पॉलिटिकल सिस्टम पर्टिकुलर सोसाइटी में कैसा होता है, और अलग अलग सोसाइटी में आपको डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, इसका कारण क्या है, ये एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करता है। तो एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है। आप देखा जाए कि आप दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और बायोफिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ये नंबर है नंबर में दिया हुआ है। अगर हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, इसमें हम ह्यूमंस के जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं, ऑटोसोमल अबनॉर्मलिटीज के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, प्राइमेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। जब प्राइमेट्स की जो स्टडी करते हैं उनको हम प्राइमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, हमारे ह्यूमंस के फॉसिल्स हैं, प्री ह्यूमंस के फॉसिल्स हैं, एनिमल्स के फॉसिल्स हैं। ओके, तो 4 मिलियन साल पहले जो हमारे प्री ह्यूमन थे उनके फॉसिल्स भी डिस्कवर किए हैं पैलियोंटोलॉजिस्ट ने। ओके, अब पैलियो एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है और या ह्यूमन पैलियोंटोलॉजी क्या होती है? पैलियोंटोलॉजी आप देखें कि एवोल्यूशन के बारे में स्टडी करता है, फॉसिल्स एविडेंस के बारे में स्टडी करता है, फॉसिल रिमेन्स के बारे में स्टडी करता है। तो आपको प्राइमेटोलॉजी क्या है, पैलियोंटोलॉजी क्या है, ह्यूमन पैलियोंटोलॉजी, जिसमें हम इंसान कब इमर्ज हुआ, कब बड़े सारे जानवरों से ये अलग हो गया, इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, उसकी स्टडी करते हैं। ओके, तो आप देखिए हमारे जो क्लोज्ड रिलेटिव्स हैं उनका एवोल्यूशन बिहेवियर स्टडी करता है, जैसे मंकीज हैं, एप्स हैं, क्योंकि जैसे हम प्राइमेट ऑर्डर के मेंबर्स हैं वैसे ही ये लोग भी मेंबर्स हैं। तो प्राइमेटोलॉजिस्ट मैंने बताया आपको, पैलियोंटोलॉजिस्ट भी बताया, पैलियोएंथ्रोपोलॉजी भी बताया आपको क्या होती है ना। तो अब देखा जाए कि ह्यूमन वेरिएशन होती क्या है, प्री हिस्ट्री क्या होती है, जब हमारा रिटन रिकॉर्ड से पहले की जो हिस्ट्री थी, जब हमारे पास रिटन रिकॉर्ड हमारे पास जब से जिस पीरियड से मिलता है उस पीरियड से पहले का पीरियड को हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। ओके, तो अब देखा जाए जितने भी अब फर्स्ट होमो सैपियंस क्या है ये भी पता होना चाहिए।
अब ह्यूमन वेरिएशन की जो हम ह्यूमन वेरिएशन, अब हम सबका नोज अलग अलग होता है, शक्लें अलग अलग होती हैं, आईज का कलर अलग होता है, स्किन का कलर अलग होता है, दो ह्यूमन एक जैसे नहीं होते हैं, इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन वेरिएशन। तो ह्यूमन वेरिएशन को क्या स्टडी करता है, किसकी स्टडी करता है कि किस तरह से ह्यूमन जो है वो वेरी करते हैं, कैसे ह्यूमन जो है वो अलग अलग दिखते हैं। तो जितने भी हमारे जो लिविंग बीइंग्स हैं, ऑल लिविंग बीइंग बिलोंग टू वन स्पीसीज जिसको हम बोलते हैं होमो सैपियंस। ओके, तो ये एक बायोलॉजिकल स्पीसीज है। जितनी भी अब ह्यूमन पॉपुलेशन है वो इंटरब्रेड कर सकते हैं। अब कहा जाता है कि 2 लाख साल पहले फर्स्ट हेमोसेपियंस इमर्ज हुए होंगे, और ये अपर पैलेलिथिक पीरियड में इमर्ज हुए थे होमोसेपियंस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आर्कियोलॉजी क्या करता है? आर्कियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी that seeks to reconstruct the daily life and customs of people who lived in the past and to trace and explain cultural changes. ओके, तो अब देखा जाए हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी की बात अगर हम करें तो हमारे जो पुराने जो हमारे रिलेटिव्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनके रिमेन्स को खंगाला जाता है, उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है और पता लगाया जाता है उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसी को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। इसमें हम ह्यूमन रिमेन्स भी देख स्टडी करते हैं, एनिमल रिमेन्स, मटेरियल रिमेन्स, स्टोन्स हो गए, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये इसकी अब एज को भी डिवाइड किया गया है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो जितने भी हमारे एक स्पीसीज है, बेसिकली बायोलॉजिकल स्पीसीज है होमो सैपियंस। ओके, जिसका मतलब कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके, आर्कियोलॉजी में हम पास्ट कल्चर की स्टडी करते हैं, इट्स स्टडी ऑफ पास्ट कल्चर। तो अब कल्चर क्या है, कैसे कल्चर, पास्ट के कल्चर आज के कल्चर कैसे वेरी करते हैं। हम हमारा हमारी हमारी ग्रूमिंग कैसे होती है बचपन से, चाइल्ड ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस क्या है, क्या हमारे रिलीजियस बिलीफ है, हमारा म्यूजिक में कैसा इंटरेस्ट है। ओके, तो इस पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट पढ़ने की कोशिश करता है। ओके, तो साइट्स के बारे में अगर हम देखें तो आर्कियोलॉजी की बात करें, ओके, तो आर्कियोलॉजी हिस्टोरियंस के तरह ही होते हैं, लेकिन हिस्टोरियन उन सोसाइटीज के बारे में ही पढ़ते हैं जिनका रिटन रिकॉर्ड्स है। और अब रिटन रिकॉर्ड्स कितना पुराना है, वो 5000 साल तक पुराना है, इससे पुराना हमें कोई रिटन रिकॉर्ड हमें मिलता नहीं है। ओके, तो अब ह्यूमन सोसाइटी की बात करें, ये तो 2 मिलियन साल से है, ह्यूमन सोसाइटी 2 मिलियन साल से है, यानी कि इमरजेंस जो है वो हुआ था 2 मिलियन साल से। तो देखा जाए कि आप हमें गार्बेज हीप्स मिलते हैं, स्टोन टूल्स मिलते हैं, प्री हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बात अगर हम करें। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक फील्ड है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, आर्कियोलॉजी में, लिंग्विस्टिक में और एथनोलॉजी में। ओके, तो अब देखा जाए कि एथनोलॉजी क्या है, और क्रॉस कटिंग दिस 4 फील्ड इज ए 5th अप्लाइड और प्रैक्टाइजिंग एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, आर्कियोलॉजी है, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है, आर्कियोलॉजिस्टिकल एंथ्रोपोलॉजी है। ओके, इथनोलॉजी के का हम देखो, इथनोलॉजी टर्म आप
बड़ी बार मैंने बताया है आपको, सुनाया है, बताया है, समझाया है। अब इथनोलॉजी होती क्या है? इथनोलॉजी में हम कल्चर्स की स्टडी करते हैं, रिसेंट कल्चर को स्टडी जब करते हैं उसको हम बोलते हैं इथनोलॉजी। ओके, तो अब देखा जाए कि वेज ऑफ लाइफ हम देखते हैं, साइट्स की स्टडी करते हैं। ओके, तो वेयर, कहाँ पे जो है टूल मेकिंग किस साइट में शुरुआत हुई उनके बारे में स्टडी करते हैं। ओके, एग्रीकल्चर क्यों वहां पे डेवलप हुआ पर्टिकुलर जगह में, इसके कारण क्या है। ओके, तो कहाँ पे, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। वेयर, व्हेन एंड व्हाई, क्यों, ये तीन क्वेश्चन हम आंसर करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड हो, चाहे वो सोसाइटी के रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी के रिलेटेड हो। ओके, तो अब डेटा कलेक्ट करना होता है, तो अब दूसरे डिसिप्लिन्स को भी ये इंटीग्रेट करते हैं। ओके, तो अब उनको पता कैसे चलता है कि यहाँ पे हमें डिगिंग करनी है, ये उनको जियोलॉजी बताता है। ओके, तो कहाँ पे साइट्स हो सकती हैं जहां पे लोग रहते होंगे, ये जियोलॉजी बताता है इनको। ओके, तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या है, इरोजन, अपलिफ्टिंग। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने एरियल फोटोग्राफी भी शुरू की है, तो वो सैटेलाइट के जरिए इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं साइट्स में। तो कब एग्रीकल्चर डेवलप हुआ होगा। ओके, तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, डेट करते हैं जो हमें मटेरियल एग्जैक्ट मिलता है। हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी, तो हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी की बात करें, a specialty within archaeology that studies the material remains of recent people who left written records। हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी में हम इसमें रिटन रिकॉर्ड से डील करते हैं, उनका हम उनको हम मटेरियल रिमेन्स उनके स्टडी करते हैं, उन लोगों के जो रिटन रिकॉर्ड्स के टाइम पीरियड में रहते हैं। ओके, अब देखा जाए कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ओके, तो जो 4 डिसिप्लिन है, एम्बर एंड एम्बर में जो 4 डिसिप्लिन दिए हुए हैं वो है इथ्रोलॉजी, आर्कियोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ओके, तो ये आता है इसमें। तो अब क्यों ऐसा, क्या कारण है कि पॉपुलेशन ने अपने आप को एनवायरनमेंट में अडेप्ट किया है। ऐसा है कि जो इन्विट होते हैं या एस्किमोस होते हैं वो कैसे ठंडे इलाकों में अडेप्ट कर चुके हैं। क्या ऐसा है कि कोई डार्कर स्किन पिगमेंटेशन सन से प्रोटेक्शन देती है। ओके, तो ह्यूमन जेनेटिक्स, तो हम ह्यूमन ट्रेड्स की स्टडी करते हैं जो कि इनहेरिट करते हैं हम, जीन्स हम इनहेरिट करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग से। हम बहुत कुछ इनहेरिट करते हैं, हम शक्लें इनहेरिट करते हैं, हम जीन्स इनहेरिट करते हैं, हम फिजिकल ट्रेट इनहेरिट करते हैं। पॉपुलेशन बायोलॉजी, तो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करते हैं। एपिडेमोलॉजी, ये भी हम स्टडी करते हैं। ओके, तो ये चीजें हम समझते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। ओके, तो हम पेज नंबर 5 पे पहुंच गए हैं अभी, और पढ़ते हैं आगे। ओके, तो
लैंग्वेज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक। तो अब हडजा एक हंटर गैदरिंग सोसाइटी है तंजानिया में। ओके, तो यही उनकी इकोनॉमिक लाइफ भी बताता है, उनकी सोशल लाइफ भी बताता है, उनकी पॉलिटिकल लाइफ भी बताता है। ओके, तो कैसे, देखो हम उनके, जब क्या हमें डाइट का ओरिजिनेशन जो हुआ था, एवोल्यूशन हुई थी, तो हमें हर्जा कल्चर से कैसे हम पता लगा सकते हैं? ओके, तो उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है? ओके, तो उसको हर्जा के बीच में स्टडी किया किसने? जात मैं आपको बता दूं, अलीसा क्रिंटन ने स्टडी की। ओके, अब हंटर गैदर थे। ओके, तो मदर्स को हेल्प करते थे खाना लाने में, जैसे कालाहारी डेसर्ट के सैन लोग हैं। तो अब तंजानिया के लोग के बच्चे जो हैं वो हंटिंग गैदरिंग करते थे, जैसे अपना खाना 5 साल के बच्चे खुद ढूंढते थे, और जब बच्चा 6 साल का होता था तो वो 75% जो डाइट थी वो खुद ढूंढता था। और लड़कियां जो थी वो क्या करती थी? पानी, प्लांट्स, बॉयज ऑल्सो हंट करते थे। ओके, 3 साल की उम्र में ही उनको बो एंड एरो दे दिया जाता था। लिजार्ड्स की हंटिंग करते थे, बर्ड्स की हंटिंग करते थे। ओके, अब देखा जाए कि हर्जा ये आपस में ग्रुप में रहते थे। हाँ, एक बड़ा बच्चा होता था उनके ऊपर जो कि उनके ऊपर नजर रखता था। ओके, तो अब देखा जाए कि हमें ये पता चलता है कि डिपेंडेंट चाइल्डहुड जो था, मोस्ट ऑफ अस एक्सपीरियंस्ड इवॉल्व। आप देखें किस तरह से जो चाइल्डहुड है। ओके, तो अब एग्जीबिशन की जाती हैं। अब हर्जा कम्युनिटी जो है, अलीसा क्री टेंटन ने स्टडी की थी, उसमें बताया कि हर्जा के बच्चे छोटी उम्र में ही शिकार करना शुरू कर देते हैं। ओके, वही जब हम दूसरे ग्रुप की बात करें, उसने कहा कि अगर हमने डाइट्स को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो हमें इनके कल्चर को समझना पड़ेगा। तो राइटिंग का मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 5,000 साल पुरानी है। ओके, याद होगा आपको, हड्जा कम्युनिटी रहती है तंजानिया में। ओके, तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी क्रिंटन डन, याद करना आपने। ओके, तो हंटर गैदरर थे। अब दूसरे हंटर गैदरर के बच्चे उसने ऑब्जर्व किए, जैसे सैन ऑफ द कालाहारी डेजर्ट, तो वो प्रोसेस करते थे मोंगोंगो नट्स, या फिर प्ले, वो खेलते थे, वो हंटिंग गैदरिंग नहीं करते थे, नट्स की कलेक्शन करते थे, बट हंटिंग गैदरिंग नहीं करते थे। वो ऐसा ऐसा क्यों है कि आपका इन्वायरमेंट आपको कैसे अडेप्ट करने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि वो रह रहे थे जब
जैसे हम वो हंटिंग गैदरिंग बचपन से ही शुरू कर देते थे हर्जा, और सैन जो लोग थे जो रहते थे सैन कालाहारी डेसर्ट में, और जो दूसरे जो थे हर्जा वो तंजानिया में रहते थे। तो क्योंकि दोनों का एनवायरनमेंट अलग अलग था, ये डेसर्ट एरिया में रहते थे, नट्स की कलेक्शन करते थे, हंटिंग गैदरिंग नहीं करते थे। इससे हम डाइट का एवोल्यूशन कैसे हुआ वो हम समझते हैं। वो अलिसिया ने इंटरेक्शन करके स्टडी किया। ओके, किस तरह से हमारी डाइट पैटर्न जो है वो इवॉल्व हुई। अपना फूड तक वो खुद कुक करते थे। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक की बात करें तो हम लैंग्वेजेस की स्टडी करते हैं। ओके, तो अब इंग्लिश तो फील्ड वर्क करते थे वहां पे, यहाँ पे अभी तक लैंग्वेज जो है वो वाज नॉट येट रिटन। ओके, तो इसका मतलब उनके पास लैंग्वेज सिखाने के लिए कोई रिटन मैकेनिज्म नहीं था, ना उनके पास कोई ग्रामर की बुक थी, ना कोई डिक्शनरी थी। ओके, तो अब समझने के लिए हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक की बात करें कि किस तरह से जो है लैंग्वेज कैसे चेंज हो जाती हैं। ओके, किस तरह से लैंग्वेजेस डिफर कैसे करती हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे होती हैं। तो सोशियो लिंग्विस्टिक मीन्स कैसे वो सोसाइटी में उनकी जो पैटर्न्स क्या हैं, डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट में कैसे वो स्पीक करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल सोशल एस्पेक्ट्स भी हम स्टडी करते हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट में कैसे लैंग्वेज यूज करते हैं, लैंग्वेज कैसे कंस्ट्रक्ट हुई, बहुत सारी चीजें आती हैं। कैसे लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना। तो ये बहुत ही प्यारी सी बुक है, इस बुक को हम स्टडी करेंगे कैसे डिफरेंट डिफरेंट एलोकेशंस कैसी हुई, फॉरेजर्स क्या होते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या होते हैं उसे, तो ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एथनोलॉजी हमने देखी क्या चीज है, एथनोलॉजी के बारे में समझाऊंगा। अब देखा जाए कि अब फॉर एग्जांपल हाय सैंडी, जब गुड मॉर्निंग डॉक्टर ब्राउन, तो अब देखिए हम जब अपने दोस्त को बुलाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, हाय सैंडी। जब हम डॉक्टर को बुलाएंगे तो हम हाय डॉक्टर का नाम नहीं लेंगे, हम बोलेंगे डॉक्टर ब्राउन, हाय डॉक्टर ब्राउन। तो कैसे सोशल स्टेटस की वजह से जो वेरिएशन आती है लैंग्वेज यूज में वो हम स्टडी करते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन की बात करें, स्ट्रक्चरल, आप सोशियो लिंग्विस्टिक्स की बात करें, सोशल कंटेक्स्ट में कैसे लैंग्वेज यूज की जाती है, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक कैसे लिंग्विस्टिक जो है किस तरह से चेंजेस आई हैं, क्योंकि अब अनरिटन लैंग्वेजेस जो है वो ट्रांसमिट होती हैं ओरली। तो अब हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमें नहीं मिल पाते क्योंकि वो स्पीकर्स के साथ ही मर गए होंगे। तो ये क्या करते हैं, अनरिटन लैंग्वेज का कंपैरिजन करते हैं रिटन लैंग्वेज के साथ और ये समझने की कोशिश करते हैं। तो किस तरह से, अब देखिए, अब जो
पुराने लैंग्वेज बोलने वाले होंगे वो तो मर गए हैं। अब हिस्ट्री एस्पेक्ट हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो क्या करते हैं लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये वर्ड्स अंडरस्टैंड करते हैं ऑरल लैंग्वेजेस के, और इसको कंटेम्प्ररी लैंग्वेज के साथ कंपैरिजन करते हैं और डिस्कस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं किस तरह से लैंग्वेज में चेंजेस आई होंगी। ओके, तो किस तरह से दो लैंग्वेजेस जो हैं वो अलग होगी एक कॉमन लैंग्वेज से। ओके, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक, डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स में होता है कि हम स्ट्रक्चर देखते हैं, वो हम स्टडी करते हैं किस तरह से साउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है, वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, टी एंड के कैसे, फॉर एग्जाम्पल टुटुइलिया और कुकुइलिया, लार्जेस्ट आइलैंड एंड एवरीवन टुटुइलिया और कुकुइलिया। तो बेसिकली लार्जेस्ट आइलैंड को नेम करने के लिए सैमुअन्स जो हैं, अमेरिकन सैमुअन्स, वो वर्ड यूज करते हैं। ओके, तो अब दूसरे जो लोग होंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सैमुअन लैंग्वेज के बारे में नहीं जानेंगे। ओके, तो उनका कहना था कि ये तो सेम लैंग्वेज की बात हो रही है। टू नेम द लार्जेस्ट आइलैंड एंड एवरीवन एक्सेप्ट परहैप्स न्यूली। ओके, तो सोशल एस्पेक्ट्स हम स्टडी करते हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर ब्राउन। ठीक है, इथ्रोलॉजी की बात करें तो रिसेंट कल्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं। द सब फील्ड ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, एथनोलॉजी की बात अगर हम करें तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, तो सब फील्ड है एथनोलॉजी का। वाई पीपल टुडे, हाउ एंड वाई पीपल टुडे एंड इन द रिसेंट पास्ट डिफर और आर सिमिलर इन देयर कस्टमर वेज ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिंग। तो वे ऑफ लिविंग उनका पास्ट में कैसे अलग है, आज कैसे अलग है, इसको हम स्टडी करते हैं कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में। ओके, तो अब मैरिज क्यों यूनिवर्सल है, हर सोसाइटी में हर कोई मैरिज करता है, फैमिलीज जो हैं वो क्यों यूनिवर्सल हैं। ओके, तो अब क्या इसी को हम स्टडी करते हैं एथनोलॉजी, कल्चर्स को हम स्टडी करते हैं। ओके, तो एम्स जो होता है ना, डाटा कलेक्ट करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं खुद कई बार। ओके, तो इथनोग्राफर की बात करें, इथनोग्राफर तो लोगों के बीच रहते हैं ना, वो बैठते हैं उनके बीच, गप्पे शप्पे लगाते हैं, उनके साथ गॉसिप करते हैं और उनके कस्टम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, स्टडी करते हैं, उनका बिहेवियर स्टडी किया जाता है, थॉट प्रोसेस स्टडी किया जाता है। ओके, इथनोग्राफी, इथनोग्राफर क्या होता है, a person who spends some time living with, interviewing and observing a group of people to describe their customs। इथनोग्राफर है जी वो, क्या मतलब वो लोगों के बीच जाके ना, तो उनके बीच रहता है और उनके कल्चर को ऑब्जर्व करता है इथनोग्राफर। इथनोलॉजी में मैंने बताया, इथनोग्राफर बताया, इथनोलॉजी क्या होती है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ सोसाइटीज बिहेवियर्स एंड आइडियाज, इथनोग्राफी, इथनोलॉजी है, इथनोग्राफी है। ओके, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। कल्चर कैसे डिफर करता है, सिमिलर कैसे है कल्चर, इथनोलॉजी। इथनोग्राफर कौन होते हैं, इथनोग्राफी क्या करते हैं, बिहेवियर को स्टडी करते हैं, आइडियाज को स्टडी करते हैं। इथनो हिस्टोरियन क्या करते हैं,
पर्टिकुलर कल्चर हैज चेंज ओवर टाइम, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, किस तरह से चेंज कल्चर जो है वो चेंज हुआ है। ओके पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे लुइस लीकी। तो क्रॉस कल्चरल रिसर्च की बात करें, क्रॉस कल्चरल रिसर्च अब देखा जाए कि who may be a cultural anthropologist or some other kind of social scientist to discover general pattern across culture। तो क्रॉस कल्चर रिसर्च हम डिफरेंट कल्चर्स के बीच में क्या क्या आइडियाज होते हैं, क्या क्या बिहेवियर्स होते हैं, क्या वे ऑफ लिविंग होता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस कल्चरल रिसर्च। सो कहीं पे आपको जेंडर इक्वालिटी दिखती है, कहीं पे जेंडर इनइक्वालिटी दिखती है, कहीं पे वायलेंस दिखता है, कहीं पे वायलेंस नहीं है, पीस लिविंग है। तो कल्चर्स को स्टडी करते हैं और रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करते हैं। ओके तो उसके बाद प्रैक्टिसिंग एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, प्रैक्टिसिंग एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की बात करें। तो मैं बताऊंगा आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हम व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी यही पढ़ रहे हैं, इसी को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। समझिए ना इसको, देखिए ना क्या हो गया है, इसको समझो उसको। ओके तो हम इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं, रेलेवेंस क्या है एंथ्रोपोलॉजी की। ठीक है अब मैं आपको देखिए वी में मैं पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ बुक को। समवन हु फर्स्ट finds out about the Kang as they lived in the Kalahari deserts of southern Africa assume that the Kang were backward. The exclamation point in the name Kang signifies one of the clicking sounds made with the tongue by speakers of the Kang language. The Kang wear clothing नहीं, few possessions होते हैं, shelters में रहते हैं। ओके तो हाउ टिपिकल नॉर्थ अमेरिकन कम्युनिटी जो है might react if it is evoked to find itself in an environment similar to that in which the Kang live. People would find that arid lands makes both agriculture and animal husbandry impossible. They might think about adopting a nomadic existence. They might then discard many of their material possessions so they could travel easily to take advantage of changing water and food supplies. Because of the extreme heat and lack of extra water for laundry, they might find it more practical to be almost naked than to wear clothes. They would undoubtedly find it impossible to build elaborate homes. For example, for social security, they might start to share the food brought out in the group. Thus, if they survived at all, they might end up looking and acting far more like the Kang than the typical North Americans. तो मैं ये बता देना चाहता हूँ क्या मतलब हुआ इसका। अब कंग एक ट्राइबल ग्रुप है, करारी डेजर्ट में रहते हैं। अब उनका हंटिंग गैदरिंग वो करते हैं, बड़े ही गरीब तबके के हैं वो। अब नॉर्थ अमेरिकन कहीं एक अर्बनाइज्ड सोसाइटी में रह रहे लोग अगर अचानक से कहीं मान लीजिए वो रात को सोते हैं और वो दिन में जब उठते हैं तो वो पाते हैं अपने आप को कालाहारी डेजर्ट में, तो वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, क्या वो सरवाइव कर पाएंगे। देखिए अब देखा जाए कि वहां पे ना तो वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं ना एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं। ओके क्या करेंगे फिर वो नोमैडिक लाइफ अडॉप्ट करेंगे, नोमैडिक लाइफ अडॉप्ट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे इन सर्च ऑफ फूड, हंटिंग करेंगे, है ना, और अपना जो मटेरियल्स है उसको भी छोड़ देंगे क्योंकि वहां पे पानी नहीं होगा तो वो कपड़े भी कम पहनेंगे, अपने आप को नेक्ड रखेंगे ऑलमोस्ट।
लॉन्ड्री के लिए पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, क्लोथ पहनेंगे। और अगर कहीं वो सरवाइव कर गए तो वो कैसे दिखेंगे, तो वो कंग की तरह ही बनना पड़ेगा उनको, बन जाएंगे। तो फिजिकल, अब देखा जाए, अब वैसे ही लोग अगर आपको आर्टिक सर्कल में कहीं चले जाएं तो अब स्टॉकी बॉडीज जो होती हैं वो बॉडी की हीट को कंजर्व करके रखती हैं इफेक्टिवली, और कोल्ड क्लाइमेट्स में तभी वो अडेप्ट हो जाते हैं। तो ये अगर ये सेम इंडिविजुअल्स अगर को रह जाए, ओके, तो दे माइट विश दे कुड ट्रेड देयर टॉल। अब वो यही, अब वो लंबे हैं, थिन है, वो ये सोचेंगे अगर हम कहीं वहां चले जाते हैं आर्टिक में, तो वो यही उनकी अपनी वो हाइट तो कम नहीं कर सकते। अब वो यही दुआ करेंगे कि हम भी मोटे हो जाएं ताकि हम कंजर्व करें हीट। ओके, तो अब देखा जाए कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कल्चर के बीच में। हम टाल और स्लिम लोगों को एडमायर करते हैं, ठीक है। एक्सपोजर टू एंथ्रोपोलॉजी माइट आल्सो हैव टू alleviate misunderstanding the arise between people of different cultural groups from certain castes operating below the level of consciousness. For example, different cultures have different conceptions of eye contact. अब आई कांटेक्ट होता है कि नहीं करना है, आई कांटेक्ट कुछ कल्चर्स में किया जाता है, कुछ कल्चर में नहीं किया जाता है। जैसे नॉर्थ अमेरिकन है, यूरोपियंस हैं, अरब्स हैं, ओके, आई कांटेक्ट कन्वर्सेशन। जापान कल्चर में द गेज इज अवर्टेड when interacting with a superior or old person. North American may feel suspicious when someone does not look them in the eyes when speaking, but in other culture, the same direct gaze may be perceived as brazen. In our intolerance for others result in part of lacking of misunderstanding of why people vary. As the world becomes increasingly interconnected and globalized, the importance of understanding cultural and physical differences becomes more and more important. अब अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन के लोग जो है वो प्रेफर करते हैं आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाना। अब जापानीज कल्चर में जो लोग रहते हैं वो एल्डर्स को, सुपीरियर्स को, उनकी आईज जो है वो अवर्टेड होती हैं, नीचे होती हैं आईज। तो जब एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर में रहेंगे, जब उनके कल्चर को वो समझने की कोशिश करेंगे, तो वो सोचेंगे, अब आई टू आई कॉन्टैक्ट से बात करने वाला व्यक्ति वो ये समझेगा कि ये कुछ मेरे से छुपा रहा है। तो इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी का काम है क्रॉस कल्चरल को स्टडी करना। एंथ्रोपोलॉजी, आप कहीं फॉरेन में जाते हैं, अगर आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं तो आपको एडजस्टमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कभी भी उनको इंफीरियर नहीं समझोगे, आप कभी भी अपने आप को इंफीरियर या सुपीरियर नहीं समझोगे, आप उनको उनके कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करने की कोशिश करोगे। आगे बढ़ते हैं। अब वर्ल्ड जो है वो कनेक्ट तो हो रहा है बिल्कुल, ओके। एट द एक्सट्रीम मिसअंडरस्टैंडिंग कैन लीड टू वायलेंट कन्फ्रंटेशन, गोइंग टू वार विद मॉडर्न वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कैन किल मोर पीपल देन एवर बिफोर। ओके, तो माइनर मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से क्या होता है, सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, even when powerful countries think they are being helpful, they may convey that other countries as inferior. They may also unknowingly promote behavior that are not in the best interest of the people they are trying to help. At the extreme misunderstanding क्या होता है कि अब जो पावरफुल लोग हैं वो अपने अपने दो वो अपना रोब दिखाएंगे दूसरी कंट्रीज के ऊपर, है ना, वो ऐसा बिहेवियर उनके ऊपर थोपेंगे, वो उनको इंफीरियर दिखाएंगे, तो क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो क्या यही मिसअंडरस्टैंडिंग लड़ाइयों के कारण बन जाती है, वार हो जाते हैं। ओके, तो आपने बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हैं, इस अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग कल्चर एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस इनफ, although education is undoubtedly useful, many anthropologists believe that more direct action is needed to solve real world problems. Okay, climate change को, degradation of environment, the inequality of rich and poor, the major threats to health,
है ना, whether particular development plans are advantages, how to improve nutrition and health of particular children, बहुत सारे ये काम करने पड़ते हैं। ओके, तो knowledge of our past may bring both a feeling of humility and sense of accomplishment. If we are trying to attempt to deal with the problems of our world, we must be aware of our vulnerabilities so that we do not think that the problems will solve themselves. But we also have to think enough of our accomplishments to believe that we can find solution to problems. ओके, तो ये बेटा ये चैप्टर था बेसिकली कि हमने इसमें फील्ड्स जो थी एंथ्रोपोलॉजी की वो हमने पढ़ी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को हमने चैप्टर 1 को डिस्कवर किया। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रिसर्च मेथड चैप्टर को पढ़ते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके, रेलेवेंस क्या है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का। ओके, थ्योरीज जो है एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी, है ना, बोसियन थ्योरी, इकोलॉजिकल अप्रोचेस क्या है। ओके, मेजर्स क्या क्या है, रिसर्च मेथड्स क्या है एंथ्रोपोलॉजी में वो हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिसर्च, कितने टाइप्स की रिसर्च होती है। ओके, एथनोग्राफी है। ओके, रीजनल कंट्रोल कंपैरिजंस हैं। ओके, स्टडिंग द डिस्टेंस पास्ट, तो ये सारे हम ओके पढ़ेंगे। पोटेशियम आर्गन डेटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, रेडियो कार्बन डेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब रिसर्च मेथड्स क्या है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आप देखिए, मैं एम्बर एंड एम्बर सीरीज मैंने शुरुआत की है। हम बुक की स्टडी करेंगे, बुक की एनालिसिस करेंगे और मैं आपको शॉर्ट समरी में बुक्स के रिजल्ट आपको बताऊंगा। ओके, तो पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी हमने देखा कि एंथ्रोपोलॉजी की हम विषय में हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी हमें समझाती है कि क्यों कोई लोग मोटे होते हैं, क्यों कोई लोग पतले होते हैं, क्यों ठंड के इलाके में आप मोटे हो जाते हो, आप गर्मी के इलाके में आप पतले हो जाते हो। क्योंकि मोटा जो होता है वो क्या करता है, वो कंजर्व हीट ज्यादा कर पाता है, इसलिए उसको ज्यादा कपड़े नहीं पहनने पड़ते। पतले को लंबा होगा, पतला होगा अगर, तो वो उसको कपड़े कम पहने होंगे। ये एंथ्रोपोलॉजी कहती है। आप देखेंगे कि जय क्यों आप एथनोलॉजी हमने पढ़ी कि कल्चर्स को, रिसेंट कल्चर्स को स्टडी करते हैं। इथनोग्राफर होते हैं जो एथनोलॉजी को कैरी आउट करते हैं, बिहेवियर स्टडीज करते हैं, आइडियाज स्टडी करते हैं, वे ऑफ लिविंग स्टडी करते हैं, कस्टम स्टडी करते हैं, रिलीजन बिलीफ स्टडी करते हैं। ये सारी चीजें के हम समझने की कोशिश तो करते ही हैं ना। ओके, तो हम देखेंगे कि क्यों आप एक बंदे हो, मान लो आप रह रहे हो यहाँ सिटी में, अचानक आप यहाँ से गायब हो जाते हो और पहुंच जाते हो कालाहारी डेसर्ट में जहां पे कंग रहते हैं ट्राइबल ग्रुप्स, तो क्या आप सरवाइव कर पाओगे? देखिए होगा क्या, आप वहां के लोगों को ऑब्जर्व करोगे, आप ना तो वहां पे एग्रीकल्चर हो पाएगी, ना आप इंडस्ट्री सेट कर पाओगे, ना आप वहां पे डोमेस्टिकेशन कर सकते हो। हाँ, हंटिंग करोगे, फोरेजिंग करोगे, वहां पे जो रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे उनकी शिकार करोगे। वहां पे पानी भी नहीं होगा, लॉन्ड्री के लिए पानी नहीं होगा, तो आप कोशिश करोगे कि मैं कपड़े कम पहनूं, तो सेमी न्यूड बन जाओगे आप। और धीरे धीरे आप, क्योंकि डार्क स्किन अडेप्ट होती है ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स के लिए, तो आप वहां पे डार्कर स्किन, आपकी स्किन होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए चले जाते हो एस्किमोस में, आर्टिक सर्कल में, आर्टिक रीजन में, तो एस्किमो वहां पे मोटे होते हैं, है ना, तो अब वो एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो चुके होते हैं कि क्या कारण है कि हमारा कल्चर जो है ना दूसरे के कल्चर से अलग होता है। क्या कारण है कि हमारी सोसाइटियां नचती हैं, क्या कारण है कि हम समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं
इसको स्टडी किया है हमने। हंड्रेड घबराना नहीं है, स्टडी करना है। तो आप देखते हैं कि कैसे हम ह्यूमन वेरिएशन क्यों होती है, क्यों एग्जिस्ट करता है ह्यूमन वेरिएशन, क्यों कोई लोग डार्क स्किन के होते हैं, कुछ फेयर स्किन के होते हैं, किसी का ब्रॉड नोज होता है, किसी का शॉर्ट नोज होता है, ये हम स्टडी करते हैं। हमने एंथ्रोपोलॉजी में इसकी ब्रांचेस के बारे में स्टडी किया, बताया पैलियो एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, पैलियोंटोलॉजिस्ट क्या होते हैं, फॉसिल रिमेन्स जो मिलते हैं उनकी स्टडी करते हैं। होमोसैपियंस कब इमर्ज हुआ था, कितने साल पहले होमोसैपियंस इमर्ज हुआ था। अब ये रिटन रिकॉर्ड्स कोई ऐसा नहीं है कि शुरू से ही उसने लैंग्वेज बोलना शुरू कर दिया था, इंसानों ने शुरू से ही उसने लिखना भी शुरू कर दिया था। ये राइटिंग जो है ये 5000 साल पुरानी है। तो रिटन रिकॉर्ड्स हमें 5000 साल पुराने तक ही मिलते हैं, उसके बाद हमें रिटन रिकॉर्ड नहीं मिला है कोई भी। तो क्यों लैंग्वेज का जन्म हुआ, क्यों वर्ड्स कैसे चूज किए जाते हैं, साउंड्स कैसे बनाए जाते हैं, क्यों सोशल कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज वेरी हो जाती है। जैसे आप अपने दोस्त को बुलाओगे तो क्या बोलोगे, हाय सैंडी। अगर आप डॉक्टर को पुकारोगे तो क्या बोलोगे, हाय डॉक्टर ब्राउन, हाय डॉक्टर राघव, डॉक्टर राघव, यही बुलाओगे ना। तो आप रिस्पेक्टफुली उनको बुलाओगे, रिस्पेक्ट से उनको बुलाओगे। तो ऐसे ही सोशल स्टेटस जैसे ही वेरी करता है इंसानों का, तो आपकी लैंग्वेज भी बदल जाती है। ये स्टडी करता है हमारा लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि हम प्री हिस्ट्री पीरियड को हम समझते हैं ना। एथनोलॉजी है, एथनोग्राफर कौन होते हैं, जो कि बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं, आइडियाज को स्टडी करते हैं। तो ये हमने कंक्लूड कर दिया ना पहले चैप्टर का। ये मैं पहले चैप्टर को मैंने कंक्लूड कर दिया कि पहले चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि एंथ्रोपोलॉजी के तो बड़ी सारी ब्रांचेस होती हैं। एंथ्रोपोलॉजी का काम क्या है, होलिस्टिक स्टडी है ना। ये बेसिकली दो मेन ब्रांचेस होती हैं इसकी। एक तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है और दूसरी एथनोलॉजी है। सो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है। ओके। तो हम इसमें हमने लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी, हमने आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी, आर्कियोलॉजी पढ़ी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी, है ना। तो हमने अप्लाइड रिसर्च पढ़ी कि कैसे आप देखोगे कि आप इनका हम बीमारियों के बारे में स्टडी करते हैं, इनका न्यूट्रिशनल स्टेटस स्टडी करती है ट्राइबल ग्रुप्स, इनकी प्रॉब्लम्स को स्टडी किया जाता है ना। तो एक आपके अंदर जो है क्रॉस कल्चरल रिसर्च स्टडीज की जाती हैं, क्रॉस कल्चर डिफरेंट कल्चर्स में क्यों होता है। आप देखिए कहीं पे आई टू आई कांटेक्ट करते हैं। अब जापान में आपको आई झुका के वो बात करते हैं सीनियर से। तो जब आप जापान के कल्चर के लोग अब जब अमेरिकन कल्चर में जाएंगे तो वो क्या करेंगे, जब वो आई कांटेक्ट नहीं करेंगे तो वो उनको थोड़ी शक की नजर से देखेंगे। लेकिन जब आपने क्रॉस कल्चरल रिसर्च किया हो, अगर आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं तो आपको तो पहले से पता है कि उनका कल्चर है, तो वो इन्फीरियर नहीं है, वो उनके ऊपर शक करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें हमने समझनी होती हैं बिहेवियर को। एथनोग्राफर रहते हैं लोगों के बीच में, उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, इथनोलॉजी लिखी जाती है। हर्जा कम्युनिटी स्टडी की थी, तो हर्जा कम्युनिटी को जब स्टडी किया था अबिसल ने, तो उसने बताया कि हर्जा के जो बच्चे होते हैं वो बचपन से ही हंटिंग करना, गैदरिंग करना शुरू कर देते हैं। चिल्ड्रन हंटिंग गैदरिंग करते हैं, 5 साल तक तो उनको बो और एरो भी पकड़ा दिया जाता है। लेकिन जब सैम लोग थे अफ्रीका के, तो वहां पे जैसे क्लाइमेट एरिड होता है तो वो लोग नट्स की कलेक्शन करते हैं, वो हंटिंग गैदरिंग नहीं करते। तो कैसे ओरिजिनेशन कैसे हुआ, डाइट का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, वो हम इन ट्राइबल ग्रुप से स्टडी करते हैं। हमारा कल्चर कैसे चेंज होता है वो हम स्टडी करते हैं इनसे।
है ना। हमारा कल्चर कैसे वेरी करता है, कल्चर की ओरिजिनेशन कैसे हुई, वो हम इन ट्राइबल ग्रुप्स को जब स्टडी करते हैं वो हम पढ़ते हैं। हाडजा कम्युनिटी के बारे में मैंने बताया, सैन कम्युनिटी है अफ्रीका की, एस्किमो है ना, इन्यूट भी बोलते हैं हम उनको। तो ये कैसे वेरी करते हैं। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम जहाँ तक ही रखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 2 हम पढ़ेंगे रिसर्च मेथड इन एंथ्रोपोलॉजी। अब एम्बर बाय एम्बर सीरीज हमने शुरुआत की है, तो इस एम्बर एंड एम्बर सीरीज को अगर आपने वीडियोस वॉच करने हैं तो मेरे लेक्चर्स को, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।